Morning, my MCOM फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट. हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की फुल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम हमारे बिल्कुल सर पर हैं और आप लोगों को पता है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने के अलावा. तो हमें वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडी. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो कोर्स है वो बिल्कुल एंड पर है. ठीक है, पर वही कहना कि बहुत कम बच्चे क्या करते हैं, क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो वो बहुत गलत है. क्लास को ज्वाइन करें, अपना ही भला करें. अपना भला नहीं करेंगे तो किसी का भला नहीं होगा. अपना तो एटलीस्ट करें करें, दूसरे का भला देखें ना देखें, पर अपना भला करें करें. ठीक है, इसके साथ ही हम लोग को अपनी क्लास शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. ठीक है, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई एम सी एस नुपुर अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SDCC, एंड दिस इज योर डायरेक्ट टेक्स्ट क्लास. सो शैल वी स्टार्ट? यस. तो इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस. देखिए, अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर में जो टेक्स्ट आया था उसको ढंग से अगर पढ़ा हो तो आपको पता चला होगा कि जब भी कोई पर्सन एसएससी की डेफिनेशन में, यू नो द थिंग, दे एसएससी कौन होता है? एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है. और एसएससी की डेफिनेशन में क्या कहते हैं, 7 पर्सन आते हैं: इंडिविजुअल, HUF, AJP, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी. ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा. क्लियर? तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई ये पर्सन, ठीक है, मरता है, अगर वो नेचुरल पर्सन है, तो डेफिनेटली यू नो वी हैव अ क्या आपका टाइम लाइन और ए टाइम लिमिट ऑफ अवर लाइफ. डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि वी मतलब हम लोग वो अमृत पीकर आए हैं एंड वी नेवर डाई. डेफिनेटली वी हैव, मतलब वी आर डाई. हम सभी मरेंगे. ठीक है, कोई पहले मरेगा, कोई बाद में मरेगा, पर सब मरेंगे. तो आप लोगों को पता है कि जब कोई बंदा मरता है और वो उससे पहले अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको छोड़कर जाता है, तो उसको उसके पीछे जो उसके उत्तराधिकारी रह जाते हैं वो क्या करते हैं, पे करते हैं. किसी केस में उसके जो खून के संबंधी होते हैं वो पे करते हैं. और कई बार हमारा अपने खून के जो हमारे संबंधी होते हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, तो जिनको हम अपना पूरा स्टेट एम्पायर देकर जाते हैं वो हमारे बिहाफ पर क्या करते हैं, पे करते हैं. या फिर जिसमें हम मर्ज हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर, इज नॉट कंपल्सरी कि वी आर ऑलवेज के आपका नेचुरल पर्सन, मे बी वी आर आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, तो अगर हम आर्टिफिशियल पर्सन है तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल पर्सन में जो आपका सक्सेसर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे बिहाफ पर हमारी जिम्मेदारी, हमारी लायबिलिटीज को क्या करेगा, पे ऑफ करेगा. ठीक है, तो एज पर सेक्शन 159 लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब लिखा हुआ है एन अटॉर्नी एट लॉ who has been retained by or for an individual or person or agency authorized by the court to make decision about service for the individual. बिल्कुल सही बात. जैसे let's we take the कि आपका example, if you know about the कि आपका person, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इंडिविजुअल पर्सन की, अब कोई पर्सन है जो बेसिकली इंडिविजुअल है, जो कि बहुत अच्छी उसने सैलरी कमाई, और सैलरी कमाकर जब एट द एंड, साल के एंड के बाद उसको टैक्स पे करना था, उससे पहले वो मर गया. तो उस केस में उसका जो एम्पायर था, मतलब जो उसकी खरीदी हुई असेट्स थी या उसकी जितनी भी संपत्ति थी, वो सब उसके बच्चों में बट गई, लड़का लड़की जो भी थे. बटने से पहले सरकार की कंडीशन होती है कि आपको मिलेगा उसका पूरा स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर वो अपने मरने से पहले कोई भी जिम्मेदारी छोड़कर गया था, तो पहले उस स्टेट में से उसकी वो जिम्मेदारी पूरी की जाएगी. और फिर उसके बाद अगर इफ द क्या आपका आफ्टर द क्या आपका व्हेन all the responsibility of the died person will fulfill, then after if the क्या आपका if any amount remaining, ठीक है, in the hands of क्या आपका government, तो definitely it will be distributed among the क्या आपका all the representative. हाँ, अगर वो अपना नॉमिनी या अपनी विल किसी के नाम पर कर गया है, तो डेफिनेटली ऑल द asset transferred in the will transferred in the hands of the क्या आपका जो सक्सेसर है, या फिर जिसके हाथ में जो विल का वसीयतधारी है, ठीक है, उसके हाथ में ट्रांसफर होगा. बट स्टिल अगर सही सम टाइम वी नेवर नो कि हम मर जाएंगे, तो उस केस में बहुत छोटी एज होती है, उसमें बंदा मर जाता है, क्योंकि इतनी अगर आदमी ने 50 या 60 क्रॉस किया तो उसको विल बनाने की सुस्ती है. बट अगर वो उससे पहले अगर वो बंदा मर रहा है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में इतनी बात नहीं आती कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा. और वो अगर मर जाता है तो अल्टीमेटली उसके जो पीछे रह जाते हैं, चाहे उसकी वाइफ हो चाहे उसके बच्चे हो, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर उसने अपना सक्सेसर नहीं चूज किया होता है. तो वही कहना कि जब अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो उसके पीछे जो भी उसके लोग रह गए वो क्या करेंगे, उसकी लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे. या जो उसका अटॉर्नी होगा, अटॉर्नी इन्होंने साफ बोला सम टाइम वी आर अलाइव, ठीक है, बट वी आर क्या कहते हैं अपॉइंट क्या आपका अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ
कहते हैं मतलब कि हम अपने बिहाफ पर ही किसी बंदे को अपॉइंट कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज सम टाइम वी डोंट हैव इनफ टाइम टू फुलफिल ऑल दीज कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास बहुत समय होता है, तो बहुत समय मतलब इतना समय नहीं होता कि हम ये सारे काम करें, तो इन सब कामों के लिए वी अपॉइंट है कि आपका अटॉर्नी कि जो हमारे बिहाफ पर जब भी हमारी लायबिलिटी हो तो वो हमारी एसेट में से क्या करे, उसे पे कर दे। तो वो अटॉर्नी वही पर्सन होता है जो अल्टीमेटली हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेता है कि कब किसको क्या चीज पे करनी है। Legal representative means a person who has the legal authority to act for an individual. The legal representative only has the authority to act within the scope and limit of the authority as designated by court or other agreement. A legal representative acting outside the authority or scope must meet the definition of designated representative. तो यो इन्होंने क्या किया बताया, क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट एक्सप्लेन किया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पेरेंट ऑफ अ पर्सन हु इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। बिल्कुल लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन भी आते हैं, मान के चलिए कि जो पर्सन आपका अंडर एज है, अंडर एज आप लोग जानते हैं कि कोई पर्सन जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके पेरेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार पेरेंट्स अपने 18 साल से कम के बच्चों के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं या कुछ भी है, तो उस केस में वो नॉमिनी किसको या लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाते हैं, अपने आप को खुद को बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला कि पर्सन लीगल गार्जियन एज पर पर्सन लिमिटेड गार्जियन व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज विद इन द स्कोप ऑफ लिमिटेड गार्जियनशिप, ठीक है। अ पर्सन अटॉर्नी एट लॉ, अ पर्सन अटॉर्नी इन फैक्ट और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एक्ट फॉर द कैप अनदर पर्सन। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली वो पर्सन होता है, ठीक है, जो अल्टीमेटली आपके बिहाफ पर क्या करता है, आपका टैक्स पे करता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन के केस में हो चाहे वो नॉन इंडिविजुअल पर्सन केस हो, ये सब इन्होंने बताया। अब इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बेसिकली मैंने बोला कि इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट द एजेंट ऑफ क्या आपका नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग अ पर्सन। अब सम टाइम भी जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं हम वो बंदा मरे तो ही क्या कहते हैं उसके बाद टैक्स पे किया जाए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बेसिकली यहाँ वर्क करती हैं, दे डेफिनेटली हैविंग अ वेरी क्या कहते हैं ह्यूज ऑफिस इन अवर कंट्री, बट कई बार क्या होता है कि वो लोग अपने जो ऑथराइज मतलब अपने जो ऑथराइज एजेंट होते हैं वो उनको यहाँ छोड़ देते हैं, देन खुद क्या कहते हैं आपका बाहर से कंट्रोल करते हैं। तो उस केस में अब इंडिया के प्रति उनकी जो भी जिम्मेदारी होगी तो वो उसको इंडिया में पे करनी होगी। तो इंडिया में पे करने के लिए बेसिकली वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, वो लोग अपना एक बंदा यहाँ पर छोड़ते हैं जिसको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कहा जाता है, कि जिसमें उसकी अपनी कोई पर्सनल क्या है जिम्मेदारी नहीं है टुवर्ड्स द क्या आपका कि उसको कोई टैक्स पे करना है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो जो इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, जो बेसिकली नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, जो यहाँ नहीं रहता है, उसके बिहाफ पर उन्होंने जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने की घोषणा की और वो डिक्लेरेशन भी देते हैं कि हम जो ये टैक्स पे कर रहे हैं ये हमारा खुद का नहीं है, ये हमने नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर जिम्मेदारी ली है, हमने उसकी अंडरटेकिंग ली है और हम पे करेंगे। लेकिन आप पर्सन ट्रीटेड एज एन एजेंट, बिल्कुल उसको हम एजेंट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर, माइनर के केस में गार्जियन बताया मैंने आप लोगों को, या फिर समटाइम देयर इज अ क्या आपका सम मतलब सम किड्स, ठीक है, दे डेफिनेटली लूज देयर पेरेंट्स इन वेरी 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 माइनर एज। तो डेफिनेटली इन दिस केस द कोर्ट विल टेक केयर ऑफ दीज टाइप ऑफ क्या आपका जो चिल्ड्रन होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर क्या कहते हैं गेटिंग देयर मेजोरिटी आफ्टर 21 in this situation कि whenever they lose their both the क्या आपका पेरेंट्स एंड उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो उस केस में अगर वो इस तरह से लूज करते हैं तो 21 साल में वो लोग क्या होते हैं आपके मेजर होते हैं, एंड बिफोर दैट जो कोर्ट होता है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के रूप में काम करता है, ठीक है। एंड द ट्रस्टी अपॉइंटेड, बिल्कुल सही बात है, ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होता है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के रूप में वर्क करता है। And every representative assessee shall be deemed to be necessary for this purpose, ठीक है। And liability of representative assessee इन्होंने बोल दिया कि जो representative assessee होता है उसकी liability same as it is ही होती है, जैसे कि क्या कहते हैं उस बंदे की liability है। जैसे वही कहना कि अगर मरने से पहले मैं 50 लाख रुपए का अगर टैक्स छोड़कर गई हूँ, ठीक है, तो मेरे जो मेरे पास अगर इससे ऊपर का एम्पायर है, ठीक है, या मेरी असत जो है वो इससे ऊपर की है, तो डेफिनेटली मेरे एम्पायर से मेरे 50 लाख रुपए का टैक्स पहले पे किया जाएगा और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द क्या आपका और जो भी मेरे कौन पीछे रह जाएंगे उनके हाथों में किया जाएगा। ऐसे इन्होंने यहाँ पर बोला कि राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, बिल्कुल सही बात है, क्या राइट होते हैं। एवरी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पेइंग टैक्स इन कैपिटल शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द क्या आपका सम सो पेड फ्रॉम पर्सन हुज बिहाफ इट इज पेड। सीधी सी बात है कि कल अगर मान के चलिए हम फालतू पैसा पे कर देंगे तो उसको रिकवर करने का अधिकार भी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का ही होता है। सम टाइम वी आर पेइंग द क्या आपका टैक्स ऑन द क्या आपका प्रोविजनल बेसिस, एंड व्हेनेवर वी आर पेइंग द टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, तो देन आफ्टर व्हेन द क्या आपका योर फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ द क्या आपका टैक्स, ठीक है, विल फाइनलाइज, तो
जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गॉट टू नो कि एग्जैक्टली यू विल मतलब यू आर ऑलरेडी पेइंग द क्या आपका मोर देन अमाउंट, जो बेसिकली आपकी एग्जैक्टली क्या कहते हैं जितनी आपकी लायबिलिटी बैठती थी उससे ज्यादा आपने पे कर दिया, तो उस केस में डेफिनेटली ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर द क्या आपका रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो उस केस में आप जो रिफंड एक्सेप्ट करेंगे या रिफंड जो आप लेंगे वो इसका क्या होगा, वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, आप प्लीज क्लास में आएं और क्लास को ज्वाइन करें और पढ़ाई करते रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे क्लास में शेयर करें। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।